नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दिन भर की 3 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। आज की 3 बड़ी खबरों में क्या है, एक नजर डालते हैं। पहली खबर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी है। दूसरी खबर में बात करेंगे अल्मोड़ा में आयोजित एसडीजी अचीवर अवार्ड 2024-25 की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया और उपस्थित सभी एसडीजी अचीवर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी। तीसरी खबर में बात करेंगे बढ़ते गर्मी के प्रकोप की, जिसने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। तो सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग की मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी है। मुख्य निर्वाचन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमौल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 प्रतिनिधि कानून 1950 के तहत एसआईआर कराने की शक्ति दी गई है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के जरिए अपनी वैधानिक शक्तियों के परे जाकर काम किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उस दलील को भी खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया कि एसआईआर लाल बाबू हुसैन मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन करती है। अदालत ने फैसले में चुनाव आयोग के पास शक्ति है कि वो मतदाता सूची के उद्देश्य के साथ नागरिकता की भी जांच कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने तय नहीं किया कि साफ उन्होंने कहा कि तय नहीं कर सकता कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं, लेकिन मतदाता सूची के संबंध में नागरिक संबंधी सवालों की जांच करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो एसआईआर हुआ था, उन सभी मामलों को जो वहां पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए। एक बात ये भी कहा है कि यहाँ एसआईआर में जिसका नाम कटा है उससे ये नहीं कंफर्म होता है कि वो विदेशी है, लेकिन ये भी कहा है कि जिन लोगों का नाम कटा है उनको कंफर्मेशन के लिए वापस वहां ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए, जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत वो ट्रिब्यूनल बना होता है, जिससे उनका कंफर्म हो जाए कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स है वो रिजनेबल है, उसमें कोई किसी नियम कानून का वायलेशन नहीं हुआ है और जो इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रिस्क्राइब किया था 11 डॉक्यूमेंट वो ठीक है। आधार के ऊपर अभी कोई टच नहीं किया गया है, ना आधार को ये कहा गया है कि मैंडेटरी है, न ये कहा गया है।
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को एक्सेप्ट किया था, ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, उस समय की जरूरत थी, वो पूरा किया गया। तो इसी खबर पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल पैदा हुए थे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी हद तक सवालों के जवाब मिल चुके हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। मनोज रावत, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ केदार सिंह रावत, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं उनसे। सबसे पहले केदार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे सवाल निष्पक्षता पर उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निष्पक्षता से चुनाव नहीं करा रही है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है एसआईआर को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव कराना ये किसी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है। चुनाव कराना ये जो संवैधानिक संस्था है हमारी, चुनाव आयोग, वो जो है चुनाव को कंडक्ट कराता है। वही चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं की प्रारंभ करता है। वो चाहे एसआईआर का मामला हो, वोटर सत्यापन का मामला हो, वोटर लिस्ट बनाने का मामला हो, बूथ स्तर पे जो है बीएलओ को नियुक्त करने का मामला हो, तो ये सब संवैधानिक जो संस्था है हमारी चुनाव आयोग, ये उसका काम है। ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। हाँ, उसमें कौन संस्था क्या कर रही है, सही ढंग से कार्य संपादित कर रही है, नहीं कर रही है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का जो है वो एक दायित्व बनता है कि वो जो है देखें उसमें कि जो प्रक्रिया चल रही है वो पारदर्शी है, निष्पक्ष है। और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया है वो तो इस बात पे किया है ना कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है गहन परीक्षण की मतदाता सूची के, वो सही है, वो चुनाव आयोग के अधिकार में है। लेकिन क्या जो है उसमें कहीं छेड़खानी जो है पॉलिटिकल स्तर पे हो रही है, नहीं हो रही है, ये देखना जो है पॉलिटिकल पार्टीज का और उनका काम। तो ये तो अच्छी बात है कि ये चुनाव जो प्रक्रिया चल रही है वो चुनाव आयोग के निर्देशन में चल रही है और चुनाव आयोग का काम है। जी, हेलो। तो केदार जी, देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि निष्पक्षता पर जो सवाल उठ रहे थे काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं और आपने भी जिस तरीके से बताया। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज के फैसले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फैसला अभी त्वरित फैसला आया है, उसका डिटेल देखा जाएगा। और जो देश में धारणा बन गई है, आपने भी प्रश्न किया ना हमारे आदरणीय बड़े भाई रावत साहब से, आपने प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी देश में चुनाव ठीक नहीं करा रही है। देखिए, ये धारणा बन गई है कि देश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी करा रही है, कि सरकारें करा रही है। तभी तो आपने ये प्रश्न भी किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुनाव ठीक नहीं करा रही, जबकि चुनाव कराने का काम देश में, देखिए, चुनाव सारा चुनाव भारत के चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है। और चुनाव के समय में जो मशीनरी भी होती है, सरकारी मशीनरी, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के 2 रोल हो जाते हैं। आजकल वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, तो आजकल डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो जाते हैं, डीएम, और तब हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं। तो यानी पुलिस प्रशासन सब चुनाव आयोग के ही नियंत्रण में रहता है। अब जो आप एसआईआर की वैधता की बात कर रही है, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, इसका नाम देखिए 8वीं बार भारत की आजादी के बाद हो रहा है, और आज तक किसी को पता भी नहीं चला कि एसआईआर हो रहा है। 8 बार देश का, देखिए, अभी तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। हाँ। हर साल भी 4 बार संक्षिप्त रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का। साल के 4 साल में 4 बार होता, वो किसी को पता नहीं था। लेकिन पहली बार, देखिए, पहली बार इतिहास में ये हुआ कि 32 लाख लोगों के नाम कट गए। इसको आप क्या कहेंगे? और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, आपको अगर डिस्कशन करना था, उसमें एक टर्म है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, 6 कारण हैं जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। देखिए, जो चुनाव आयोग ने बिहार और बंगाल में किया है, उसे ठीक पहले
देखिए कराए ना, हम कह रहे हैं वोटर लिस्ट का रिवीजन कराए, जैसे उत्तराखंड में हो रहा है, ढंग से कराए, क्योंकि चुनाव यहाँ लगभग जनवरी या फरवरी में होना है और सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। हाँ। लेकिन आपका चुनाव सर पर हो, चुनाव के नॉमिनेशन की डेट आ जाए और अंतिम प्रकाशन भी न हो पाए, तो यहाँ पर देखिए देश में देश का बच्चा भी कह सकता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव नहीं, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता ना, एसआईआर से किसी की निष्पक्षता पक्षता को नहीं जाना जा सकता। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी तर्क कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप हमसे तर्क कर रहे हैं ना कि 32 लाख लोगों के वोटर कैसे कटे हैं। आपका नाम क्या है? आपके नाम की जरा मैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आपको समझाता हूँ। आपके नाम की स्पेलिंग क्या है? आप मनोज जी, देखिए मैं आपको बता रहा मनोज हूं, जी है नहीं, 10 उन्होंने तरीके कहा है हैं। कि दोबारा आधार कार्ड से हम रिन्यू करवा सकते हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। कुछ लॉज है, कुछ उसमें क्लॉज भी है, उनको समझा जा सकता है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई तथ्य नहीं है। नीति जी, 32 लाख लोगों के नाम बिना सुनवाई के, आजकल बंगाल में सुनवाई चल रही है। अगर आप सजग पत्रकार हैं तो 32 लाख लोगों के जिनके नाम कटे हैं उनकी सुनवाई आजकल हो रही है। और वो 19 छोड़िए, आजकल इस चुनाव को छोड़ लीजिएगा, जो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं 29 के, वो उनमें भी वोट नहीं दे पाएंगे जिस गति से सुनवाई चल रही है। जुडिशियल ऑफिसर के लिए इसका रिव्यू कमेटी बनी है। देखिए इस देश में चुनाव आयोग कभी भी चुनाव आयोग पर उंगलियां नहीं उठी थी। अब जब लेकिन ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई गलत अवधारणा नहीं है, ना कि खुद का उनका पर्सनल डिसीजन है। ये हमारे लॉ का हिस्सा है और इसके चलते ही इलेक्शन कमीशन के पास तो खुली छूट है कि वो एसआईआर करवा सकता है और इससे जो मतदाता सूची है उसकी छटनी होगी और ऐसे मतदाता निकल जाएंगे जिनका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन होने के बाद वापस से उन्हें मतदाता सूची में डाला जाएगा, उनका नाम जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के नागरिक नहीं है या फिर वो वोट नहीं डाल सकते, वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जांच होगी उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, केदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा में एसडीजी अचीवर्स अवार्ड 2024-25 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया और उपस्थित सभी एसडीजी अचीवर्स को बधाई दी। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनका योगदान जो रहा उसकी सराहना की गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य को एसडीजी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे। ये आयोजन अल्मोड़ा जिले में सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमारे आज प्रतिभागी आए हैं, उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि वो गाना जरूर एक बार सुन लें। हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इस भाषा के सभी जो हमारे कलाकार हैं, उन कलाकारों ने एक शानदार गाना तैयार किया हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो राज्य के अंदर हुई हैं उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो मैं कह रहा था कि जीडीपी की तर्ज पर जीईपी अर्थात ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स इंडेक्स जारी करने की शुरुआत भी पूरे भारत में सबसे पहले हमारे राज्य उत्तराखंड में हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य एक सामंजस्य स्थापित हो सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आज उत्तराखंड की पहचान देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हुई है। यह हमारे प्रयासों का ही परिणाम है, हम सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि जहां राज्य की आर्थिकी 1.5 गुना बढ़ी है, वहीं बीते एक वर्ष में राज्य की जीएसटीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बीते 4 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, हमने रोजगार देने के मामले में भी अच्छा प्रयास किया है और बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर
राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। आज राज्य का बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। बीते 4 वर्षों में होम स्टे के क्षेत्र में उद्योग, स्टार्टअप, हेलीपोर्ट, हाईवे, रोपवे, ग्रीन एनर्जी और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। और इसी सकारात्मक बदलाव का परिणाम है कि राज्य में रिवर्स पलायन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो ये दर्शाता है कि अब लोग पहाड़ में भी बेहतर भविष्य देख रहे हैं और अपने अपने पुश्तैनी गांवों को, अपने पैतृक गांवों को वापस लौट कर आ रहे हैं और अनेक प्रकार के रोजगार और स्वरोजगार को अपना रहे हैं। आप देखिए अब कि यहीं हमारे यहाँ जागेश्वर आने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई है। आदि कैलाश यात्रा इस समय चल रही है और 22, 23, 24 दिनों में हर दिन 1000 से ज्यादा लोग आदि कैलाश के दर्शन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। लगभग 1 माह में ही 25 लाख के लगभग जो है 4 धाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। हेमकुंड साहब जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो रही है। हमारे पूर्णागिरी क्षेत्र में मैंने अभी कल ही पूछा था तो 22 लाख लोगों ने अभी तक मां पूर्णागिरी के दर्शन कर लिए हैं। और हमारे डीएम साहब यहाँ बैठे हैं, नैनीताल वाले कहाँ चले गए? तो अभी ये कल ही बता रहे थे कि एक दिन में 28-30 हजार लोग कैंची धाम में आ रहे हैं। अभी मैं कर रहा था कि चितई गोलजू में आने वालों की संख्या भी बढ़ रही है आने वाले सालों में, उसके लिए भी हम प्रावधान कर रहे हैं। ऐसे अनेक उपलब्धियां आज हमको प्राप्त हो रही हैं। एक नया सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग आज उत्तराखंड में अपने बच्चों के मांगलिक कार्यों के लिए आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से यह अपील की है कि विदेशों में न जाएं शादी करने के लिए, जो जाते हैं विवाह करने के लिए, अपने मंगल कार्यों के लिए। और मंगल कार्यों के लिए तो सबसे अच्छा मंगल कार्य कहाँ हो सकता है? जो देवताओं के, जो भगवान के सबसे नजदीक हो। सबसे नजदीक का स्थान देवभूमि उत्तराखंड है और हमारे पास अनेक स्थान हैं। आज रामनगर हो, चाहे वो हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून या त्रिजुगी नारायण, ऐसे अनेक, मुक्तेश्वर, नैनीताल, अनेक स्थानों पर लोग बड़ी संख्या में अपने बच्चों के मांगलिक कार्यों के लिए आ रहे हैं। खूब सारी बुकिंग चल रही है और हम नए स्थान भी बेड इन के बना रहे हैं। कुछ एरिया हमने देखे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। होम स्टे योजना है, उसने तो बिल्कुल एकदम परिवर्तन ही कर दिया। गांव-गांव में इतने होम स्टे खुल गए हैं कि लोग आज सबसे ज्यादा किसी को प्राथमिकता दे रहे हैं तो होम स्टे में रुकना अपनी प्राथमिकता में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति को नजदीक से देखने को मिलेगा, उत्तराखंड का जो खान पान है वो मिलेगा। एक घर जैसा घर उनको उत्तराखंड में मिलेगा। मैं देखता हूँ, मैं ऐसे ऐसे स्थानों पर गया हूँ। उत्तरकाशी जिले का सांकरी, छोटा सा स्थान, और सर्दियों के दिनों में दिसंबर माह में मैं 24 दिसंबर को वहां था और एक दिन में 2500 लोग टूरिस्ट पूरे देश के सांकरी जैसे छोटे स्थान पर आए हुए थे और सारे के सारे होम स्टे में जो है रुके हुए थे सारे। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड अभी हमारी एडीएम मैडम यहाँ मुझको दे रही थी, जिलाधिकारी की तरफ से, वो एक इनकी तरफ से, जिले की तरफ से तमाम हमारे उत्पाद हैं। उसकी मांग बढ़ रही है। अब जगह जगह हाउस ऑफ हिमालय, हाउस ऑफ हिमालय, हम उसको और ज़्यादा विस्तार देने के लिए और काम कर रहे हैं। उसके और प्रोडक्ट बढ़े, उसकी और ज़्यादा मात्रा बढ़े, क्योंकि आज ये ब्रांड हमारे राज्य की महिलाओं के लिए भी उनके विपणन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है, बहुत बड़ा स्थान बनते जा रहा है। नई टूरिज्म पॉलिसी हम लाए। ऐसी योजनाओं के माध्यम से हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिल रही है। हमारा प्रयास है कि पहाड़ का युवा रोजगार के लिए पलायन न करे, बल्कि अपने गांव के आसपास ही, अपनी मातृभूमि में ही अवसर प्राप्त करे, उसको अवसर मिले और अब वो रोजगार खोजने वाला न बने, अब वो रोजगार देने वाला बने।
तो अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी का प्रकोप है। मौसम विभाग ने लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि हफ्ते के आखिर में बारिश से कुछ राहत की उम्मीद है, लेकिन मौजूदा वक्त में गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। इसको लेकर खास रिपोर्ट देखते हैं। सिर को ढके हुए, छाते लगाए हुए और गर्मी से थोड़ी राहत पाने के लिए सड़क किनारे जूस की दुकानों पर बार बार रुकते हुए लोग। ऐसी तस्वीरें आजकल आपको उत्तराखंड के लगभग हर शहर में देखने को मिल जाएंगी। पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है और पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी के हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों और उनसे सटे पहाड़ी जिलों में अगले 48 घंटों के लिए लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि उत्तराखंड के लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत भी मिल सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे के लिए हीट वेव का वार्निंग है, खासतौर से जो प्लेन्स एरिया है हमारा उनसे लगे हुए जो पहाड़ी जो जनपदों के एरिया हैं वहाँ पे। उसके बाद 28, जैसे मैंने बताया कि 28-29 तारीख में जो है हैवी रेन के भी एक आध जगह पे कहीं पे हैवी रेन हो सकता है, अदरवाइज उसके जो है हेल के चांसेस बन सकते हैं। और विंड स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रहने का अनुमान है, जैसे 40 से 50 या 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवा भी 29 खासतौर से 29 तारीख को ऐसा हो सकता है। 30 तारीख में भी जो है इसी के आकाशीय थंडरस्टॉर्म के साथ साथ जो है आकाशीय बिजली गिरने के चांसेस है, और ये 40 से 50 किलोमीटर की तेज हवा के अनुमान है येलो अलर्ट में। तो अभी जो येलो ऑरेंज अलर्ट है 28 और 29 तारीख के लिए हमारे को हैवी रेन और ओलोवृष्टि की वजह से हमने कुछ स्थानों पे अभी दिया हुआ है। नौतपा यानी भीषण गर्मी का 9 दिनों का दौर जारी है। ऐसे में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहने वाले लोगों के लिए दिन के वक्त तेज धूप में अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच लोग घरों के अंदर रहना ही पसंद कर रहे हैं। साथ ही वे खुद को तरोताजा रखने और गर्मी से राहत के लिए पारंपरिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है गुरुजी, तो नेचुरली आदमी छाया ढूंढता है, और कहीं ना कहीं जहाँ पेड़ होंगे थोड़ा छाया मिलेगी वहीं पे जाएगा आदमी गर्मी में। और गर्मी पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा है, और अभी बता रहे हैं कि 25 तारीख से 9 दिन तक नौतपा चल रहा है। गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है इस वक्त, और नौतपा भी शुरू हो गया है। तो आदमी क्या करे, कहाँ जाए, ठंडा पिए, गन्ना पिए, और सबसे बेटर तो है कि आदमी सत्तू वगैरह का इस्तेमाल करे, बेल का रस पिए, वो ज़्यादा बेहतर है स्वास्थ्य के लिए। जब गर्मी इतनी पड़ रही है, घर से बाहर कौन निकलेगा ऐसी गर्मी में? गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, कोई घर से बाहर ही निकलता। जो निकलता सुबह शाम निकलते हैं घर से बाहर। हालांकि इस हफ्ते के आखिर में बारिश होने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी भी दी है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।